नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताए थे, जो आज का जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा जमाबंदी और दाखिल खारिज के ऊपर। तो जमाबंदी और दाखिल खारिज के बारे में आज हम सब कुछ चर्चा करेंगे। किस कारण से जमाबंदी रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट होने पे क्या किया जाता है, ये सब चीज के बारे में हम संपूर्ण आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप लोग में से जो व्यक्ति नए हैं वो शुरू से अमानत का कोर्स करना चाहते हैं तो हम एक यूट्यूब पे दूसरा भी चैनल बनाए हैं जिसका नाम है सर्वे ज्ञान। क्या नाम है? सर्वे ज्ञान। अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से एक से करना चाहते हैं तो आप लोग वहां जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान, वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे डेली बेसिस पे 1 2 3 वीडियो डाला करके जितना भी वीडियो होगा संपूर्ण वीडियो डाला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो जमाबंदी और दाखिल खारिज, वीडियो को टाइटल, वीडियो के जो थंबनेल हमने लगाए हैं उसमें दिए हैं जो जमाबंदी क्यों रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट क्यों होता है, कब रिजेक्ट होता है, कब एक्सेप्ट होता है और रिजेक्ट होने पे क्या किया जाता है। लेकिन ये जानने से पहले आपको जमाबंदी और दाखिल खारिज के बारे में कुल जानकारी हासिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज के बारे में आप लोग को हासिल होगा ना तो आगे समझने में, सॉरी, इस चीज के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल होगा तो आगे समझने में बहुत आसानी होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए जमाबंदी का अर्थ क्या है। तो जमाबंदी का अर्थ है, देख लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग आराम से देख लीजिए, लिखना पड़ेगा। ये जमाबंदी क्या है? भूमि से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड है। क्या है? भूमि से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड है जिसमें भूमि का मालिक, मौजा तथा भूमि पर लगने वाला लगान और अन्य विवरण दिया जाता है, अन्य विवरण शामिल होता है। ठीक है, ये देखिए जमाबंदी का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए, ये जो हम लिखे हैं इसको अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भूमि से संबंधित जमाबंदी क्या है? तो जमाबंदी भूमि से संबंधित एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। भूमि से संबंधित, यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, या भूमि से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसमें भूमि का मालिक, मौजा तथा भूमि पर लगने वाला लगान और अन्य विवरण शामिल होता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं ROR भी कहा जाता है। ठीक, ROR का मतलब होता है, इसको अगर फुल फॉर्म लिखिएगा तो होगा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। क्या होगा? रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, यानी इसको अधिकारों का भी रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, अधिकारों का भी रिकॉर्ड कहा जाता है। देखिए, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें अगर हम आपको बोल के इतना समझाएं तो इसमें क्या होगा, उतना समझ में नहीं आएगा। अगर इसमें लिखा हुआ है तो आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ आसानी से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी तरफ आइए दाखिल खारिज। तो देखिए, क्या जमाबंदी और दाखिल खारिज एक है? दोनों अलग अलग चीज है। जमाबंदी और दाखिल खारिज दोनों अलग अलग चीज है। पहले ये समझ लेते हैं जो दोनों है क्या। तो जमाबंदी तो समझ गया, भूमि से संबंधित एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। ठीक है, भूमि से संबंधित एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसमें भूमि का मालिक, मौजा तथा भूमि पर लगने वाला लगान और अन्य विवरण शामिल होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहीं कहीं ROR भी कहते हैं, जिसका
फुल फॉर्म होता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट या अधिकारों का भी रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ है दाखिल खारिज। ठीक, तो दाखिल खारिज क्या है? दाखिल खारिज में है भूमि के, दाखिल खारिज का मतलब, दाखिल खारिज का जो मतलब होता है ये समझिए, भूमि के स्वामित्व को यानी मालिक को, भूमि के स्वामित्व को एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। जो इस प्रक्रिया से जो भी होता है भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज होता है, रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलते अंग्रेजी में, जैसे दाखिल खारिज हुआ हिंदी का शब्द, और अंग्रेजी में क्या हुआ? म्यूटेशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। तो देखिए जमाबंदी और दाखिल खारिज दोनों अलग अलग चीज है। तो सब देखिए, जमाबंदी का तो ये मतलब हो गया। अब देखिए जमाबंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जमाबंदी का प्रयोग बहुत सारे ऐसे जो जमीनी विवाद होता है उसको सुलझाने में किया जाता है। साथ ही साथ जमीन का जो विभाजन होता है या जमीन का जो विस्तांतरित होता है, मान लीजिए जैसे आपके पास सर्वे के टाइम में कितना बीघा, मान लीजिए 10 बीघा जमीन था, तो सर्वे के टाइम में आपके नाम से तो होगा नहीं, मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से था, तो आपके दादाजी के नाम से जो 10 बीघा जमीन था वो अब तक आते आते आपके पिताजी के भाई में बंटवारा हुआ, फिर आपके भाई में बंटवारा हुआ। जो ये अब खतियान तो होगा किनके नाम से? आपके दादाजी के नाम से। तो ये अधिक इनका जो सब जमीन जो अभी आपस में आप लोग का जो बंटवारा होते आया, उसका भी इसी जमाबंदी के मदद से आपको गवर्नमेंट का अधिकार मिलता है, यानी सरकारी अधिकार मिलता है जो ये जमीन आपका है। पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया, मान लीजिए जब आपके पास आपके नाम से जमाबंदी हो गया, आपके पास अभी 2 बीघा जमीन है, आप किसी से और 2 बीघा जमीन खरीद लिए, तो आपके पास कुल कितना हुआ? 4 बीघा। अब उनके पास जो 2 बीघा जमीन है वो उनके जमाबंदी में है। ठीक, तो उनके जमाबंदी में से जो कट के आपके जमाबंदी में ऐड हुआ, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दाखिल खारिज प्रक्रिया। अगर ये दाखिल खारिज और जमाबंदी नहीं होगा तो जमीन का जो कर होता है, लगान होता है, वो भरने में बहुत सारा दिक्कत होता है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा दें कि इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। ये सब अगर आप लोग को याद करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब सब इसको एक उदाहरण के माध्यम से पहले हम समझा देते हैं जो दाखिल खारिज में क्या क्या, जमाबंदी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई गंगाराम नाम का व्यक्ति है। ठीक है, गंगाराम का नाम का व्यक्ति है। ठीक, इनके नाम से जमाबंदी है, जमाबंदी नंबर मान लीजिए 35 है। क्या है? जमाबंदी नंबर 35 है। ठीक, अब देखिए इनको मान लीजिए 2 लड़का, हम शॉर्ट में लेते हैं, शॉर्ट में लेते हैं। कोई नाम गंगाराम का 2 बेटा है, मान लीजिए एक मेवालाल, जो हमको नाम समझ में आ रहा है वो हम लिख दे रहे हैं, मेवालाल, और एक हो गया सेवालाल, मान लीजिए जो नाम समझ में आया वो। अब गंगाराम के पास, इसके पास, इनके पास मान लीजिए कितना? 100 डिसमल जमीन है। ठीक है, 100 डिसमल यानी 1 एकड़ जमीन है। एक बात को थोड़ा गौर से समझिए, तब आपको जमाबंदी और दाखिल खारिज एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे जो दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों होता है और रिजेक्ट होने पे क्या किया जाता है। तो देखिए जमाबंदी किन यानी सर्वे किनके नाम से हुआ? गंगाराम के पास से, जिनका एक जमाबंदी नंबर कायम हुआ, वो जमाबंदी नंबर है 35। और इनको कितना जमीन है?
एक एक कर। अब इनको जो है 2 लड़का हुआ, ये इनको 2 लड़का है, एक मेवालाल और एक सेवालाल, ठीक है। तो आधिकारिक तौर पे मान लीजिए इनको, इनका मृत्यु हो गया गंगाराम का, ये स्वर्गीय मान लीजिए ये स्वर्गवासी हो गए। अब दोनों को जमीन कितना मिलेगा? 50 डिसमल। 50 डिसमल इनको मिला और 50 डिसमल इनको मिला, ठीक है। लेकिन जमाबंदी किनके नाम से है? इनके नाम से है, गंगाराम के नाम से है। तो इनका जो प्रक्रिया, इनके नाम से जो जमाबंदी कायम होगा, इनके नाम से जो जमाबंदी कायम होगा, ये होगा किनके नाम से? मेवालाल के नाम से और सेवालाल के नाम से 2 जमाबंदी है, एक जमाबंदी है 35। तो एक जमाबंदी इनका तो कायम रहेगा नहीं, क्योंकि मालिकाना हक अब दोनों का है, मेवालाल को भी है, सेवालाल को भी है। तो इनका जमाबंदी जो होगा, जब दोनों आपस में बंटवारा करके, लीगल बंटवारा करके, शेड्यूल बंटवारा करके जब ब्लॉक में अप्लाई करेगा, अंचल में अप्लाई करेगा, तो इनको 2 अलग अलग जमाबंदी मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनको जमाबंदी मिला 105, ठीक, और इनको जमाबंदी मिला 106, ठीक है। समझिए बात को गौर से, वीडियो लंबा होगा इसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें पूरा कोई चीज कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साबित हो गया, जो जमीन का जो बंटवारा होता है ये भी होता है जमाबंदी नंबर से, जमाबंदी से, क्योंकि खतियान चेंज करना संभव है नहीं। खतियान कब चेंज होगा? जब दोबारा फिर सर्वे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से संजय नाम के व्यक्ति के हाथ में, संजय कोई आदमी है, संजय मान लीजिए, संजय सिंह कोई आदमी है, इनके हाथों इन्होंने 10 डिसमल जमीन बेच दिया, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है अजय सिंह से ये क्या किए? बेचा। और अजय सिंह से इनका जो बड़ा भाई मेवालाल है, वो 20 डिसमल जमीन ये खरीदा, ठीक है। तो अब एक इसमें एक भाई बेच दिया और एक भाई क्या किया? खरीद लिया, ठीक। तो इनके जमाबंदी में से सेवालाल क्या किया? सेवालाल जो 10 डिसमल बेचा, तो संजय सिंह खरीदा, तो क्या होगा? इनके जमाबंदी में से खारिज होगा और इसमें दाखिल होगा। ये किस चीज से होगा? तो जमाबंदी की मदद से। और ये जो दाखिल और खारिज यानी घटने, और एक में से घटा और एक में से बढ़ा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दाखिल खारिज, ठीक है। उसी प्रकार तब इनके संजय सिंह का मान लीजिए जमाबंदी नंबर है 50, ठीक है। अब इस 50 में मान लीजिए इनके पास अभी 10 डिसमल ही जमीन था पहले से, तो 50 में 10 डिसमल जमीन था और इनका जमाबंदी नंबर है 106। तो ये क्या किए? 10 डिसमल जमीन किसमें ऐड हुआ? इसमें ऐड हुआ, तो इसमें ऐड हो जाएगा 10 डिसमल, सॉरी, जमाबंदी 50 है, जमाबंदी 50 में 10 डिसमल और ऐड हो गया, तो ये बच गया 20 डिसमल। और इसमें से 10 डिसमल जो घट गया, इसमें से 10 डिसमल घट गया, इनका आधिकारिक तौर पे जमीन बचा 40 डिसमल। अब ये 20 डिसमल इनसे खरीदे, तो मान लीजिए इनके पास जमीन है 100 डिसमल, तो इनमें से क्या होगा? 20 डिसमल जमीन घट जाएगा, तो इनका बचा 80 डिसमल। और इसमें क्या होगा? जो 20 डिसमल जमीन बढ़ जाएगा, तो इनका होगा 70 डिसमल। अगर ये प्रोसेस नहीं, दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है, ये जो नहीं दिया रहता, सरकार द्वारा नहीं बनाया गया रहता, तो क्या होता? सेवालाल 10 डिसमल जमीन बेच दिया, लेकिन अभी भी लगान इनको ही भरना पड़ता, क्योंकि इनके जमाबंदी में जब तक ऐड नहीं होगा। ये जमीन खरीद लिए हैं, ये जमीन बेच दिए हैं, ये खरीद लिए हैं। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं होगा, तो ये क्या 70 डिसमल का चालान रसीद नहीं कटाएगा, ये लगान भरेगा मात्र 85 डिसमल का। बाद बाकी जमीन बेचने के बाद भी लगान इनको ही भरना पड़ेगा, ठीक। चलिए, अब ये तो समझ गए, इसमें हमको नहीं लगता अब आप लोग को कोई दिक्कत होगा। अब समझते हैं जो जमाबंदी कब एक्सेप्ट होता है, दाखिल खारिज जो हम अप्लाई करते हैं ना, तो कब एक्सेप्ट होता है और कब रिजेक्ट होता है, इसको माध्यम से इसको हम एक बात समझते हैं पूरा डिटेल से। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए,
हम हर एक चीज इसी में क्लियर कर देंगे। तो देखिए अब जमाबंदी कब एक्सेप्ट होता है। मान लीजिए सोहनलाल से 5 डिसमल जमीन रोशन लाल ने खरीदा। ठीक, रोशन लाल ने खरीदा। ठीक है, तो जमीन खरीदा तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, केवाला हुआ। समझ में आ रहा है ना, जमीन बेचा तो जाहिर सी बात है केवाला हुआ। केवाला तो रोशन लाल ने क्या हुआ, सोहन लाल से 5 डिसमल जमीन का केवाला करवाया। अगर सोहन लाल के नाम से या इनके दादा परदादा के नाम से इनका खतियानी जमीन है, इनके दादा परदादा के नाम से जमीन जमाबंदी है या इनके खुद के नाम से जमाबंदी है, जो प्रॉपर वंशावली के आधार पे 5 डिसमल जमीन उस जमाबंदी में जितना, इस खेसरा में जितना जमाबंदी में जमीन है उतना ही बेचा है, तो इनका क्या होगा, दाखिल खारिज एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका दाखिल खारिज एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी इसका दाखिल खारिज हिंदी में लिखिए तो स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या कभी देखिए इनके पास इनका भी केवाला है, सोहन लाल भी जमीन किसी से जमीन खरीदा है, अब इनका ये भी केवाला है, जो ये सोहन लाल ने भी 5 डिसमल जमीन केवाला में लिया और रोशन लाल ने किया ये जमीन बेच दिया। अगर सोहन लाल ने दाखिल खारिज नहीं कराया होगा तो इस स्थिति में जमाबंदी रिजेक्ट हो सकता है। जो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए, अगर ये जमा दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर केवाला पे चढ़ा हुआ है, जो मान लीजिए जिनसे ये सोहन लाल ने जमीन खरीदा उनके जमाबंदी का जिक्र किया हुआ है और उस जमाबंदी में जमीन अभी तक उस खेसरा में बचा हुआ है, तब जाके इनका जमीन का जो दाखिल खारिज होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी आप लोग केवाला पे देखते होंगे तो केवाला के 5वां नंबर कॉलम में संपत्ति का विवरण दिया रहता है। इसमें आपका जमीन खतियानी है, क्या है, किसी से केवाला लिए हैं, तो वो सब चीज उसमें विवरण दिया रहता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग कोई जमीन को खरीदी करते हैं तो 5 नंबर कॉलम केवाला का जो 5 नंबर खतियानी जमीन है तो कोई बात ही नहीं है, वंशावली के आधार पर आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर दर केवाला हो जाता है तो उसमें जमाबंदी रिजेक्ट होने का टेंशन ज्यादा रहता है। जो मान लीजिए 1 नहीं 2 नहीं 3 दर केवाला हो गया और कोई दाखिल खारिज कराए नहीं, तो कितना बाय प्रोसेस आपको हर एक केवाला लाके वहां पे जमा करना पड़ेगा, फिर उनका वंशावली लाके जमा करना पड़ेगा। इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दाखिल खारिज का सीधा सीधा मतलब है जो जमाबंदी में से जमीन काटेगा यानी खारिज करेगा उसका बेचने वाले से पूर्णतः आधार प्रमाण होना चाहिए। जो वो जमाबंदी में से उनका अधिकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये पूर्णतः सत्यापित होना चाहिए, उसके बाद आपको आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे जब दाखिल खारिज का अप्लाई होता है तो एक नंबर दिया जाता है, उस पर जो आप लोग नंबर देते हैं उस पर अंचल से फोन करके बोला जाता है जो आपका ये पेपर मिसिंग है ये पेपर जमा कीजिए, तब जाके दाखिल खारिज होगा। अगर किसी कारणवश आपका फोन नहीं आता है तो दाखिल खारिज का स्टेटस जो होता है, जो आप लोग चेक करते हैं ऑनलाइन करते हैं तो चेक करते हैं, वहां भी दिखाता रहता है। जो पेपर वहां से मांग किया जाता है वो पेपर वहां पे जमा कीजिए, दाखिल खारिज हो जाएगा। ज्यादातर दाखिल खारिज का दिक्कत होता है जो दर केवाला 1 नहीं 2 नहीं 4 केवाला रहता है। ठीक है, अब समझिए अगर मान लीजिए कहीं अंचल से जो हम दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए वो रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ। देखिए एक बार अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है ना तो उसका एक कार्य सीमा होता है, उतना दिन के अंदर आप पुनः दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इससे पहले आपको करना है तो डीएसएलआर के ऑफिस में जाके इस जमाबंदी जो रिजेक्ट किया है उसके विरुद्ध आपको एक केस फाइल करना होता है, क्योंकि जो जमाबंदी एक बार रिजेक्ट अंचल से हो गया उसको दोबारा वो लोग नहीं कर सकते जब तक कि आप फिर से आपके पोर्टल पे जितना दिन का टाइमिंग रहता है उतना दिन के अंदर आप फिर से ऑनलाइन नहीं कीजिए। तो अगर एक बार आपका जमाबंदी रिजेक्ट हो गया
तो अंचल से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो डीएसएलआर के ऑफिस में जाके केस फाइल कीजिए, फिर जो पेपर आपको मांगा जा रहा है वो पेपर वहां पे जमा कीजिए, फिर जाके आपका जमाबंदी क्लियर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सब कुछ शॉर्ट में बता दिया आपको। अगर इससे और डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा खींचेंगे तो आप लोग को भी देखने में बोरिंग लगेगा। तो अगर और जानकारी विशेष चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हम तो सिर्फ जमीन नापी संबंधित ही वीडियो बनाते थे, लेकिन आप लोग का कमेंट था जो कुछ लीगल भी बात हो जाए। तो चलिए अब मिला जुला के सब लीगल बात भी होता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो जो इसमें और दिक्कत होगा और अगर कुछ समझना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट का भरपूर कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और कल के वीडियो में हम बताएंगे जो किसी मान लीजिए अनजान प्लॉट, जैसे मान लीजिए 10 खेसरा आपस में मेर तो है या किसी कारणवश बाहर वोट जंगल तंगल कुछ भी है जो सब आपस में मिला हुआ है, कोई मेर नहीं है, तो उस अनजान प्लॉट को हम सीमांकन कैसे करें इसके बारे में हम कल विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जैसा कि हम वीडियो के शुरू में भी बताया, जो अगर आप लोग में से जो भाई हैं शुरू से अमानत का कोर्स करना चाहते हैं, हम बना तो इसी वीडियो पे रहे थे, कोर्स चला रहे थे, लेकिन इस पे कमेंट इतना ज्यादा था जो हमको संभव नहीं हुआ इसी चैनल पे चलाने के लिए। तब हम एक दूसरा चैनल बनाए हैं, जो यूट्यूब पे ही सर्च कीजिएगा सर्वे ज्ञान, तो वहां से जाके आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक 3 वीडियो डाला जा चुका है, चौथा कल मॉर्निंग में डाला जाएगा, तो उस पर भी रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग वीडियो डाला जाएगा, जो शुरू से लेकर उसमें हर एक छोटी छोटी बातें को कवर किया जाएगा। तो आप लोग जाइए वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल से भी वीडियो का जो भी लाभ मिले उठाइए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।